वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज जो है नया चैप्टर डिटर्मिनेंट यानी कि सार्ड के स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका बहुत ही महत्व है क्योंकि यह कैलकुलेशन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और डिप्लोमा में यह सार्ड चैप्टर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे से अधिक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, यह सबसे पसंदीदा भी है, यानी कि जो छात्र हैं उसको अधिक से अधिक जो है इसी सारणी यानी कि डिटरमिनेंट को टारगेट करते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन भी बहुत इजी है और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं सारणी क्या होता है और किस तरह से इससे यानी कि ये कैलकुलेट किया जाता है और कैसे जो है आप इनके नियमों को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए सारणिक है। सारणिक क्या करता है? यह युगपत समीकरण या जो समीकरण एक्स वाई जेड में दिए हुए हैं उनको निकालने में भी ये सहायक है थ्रू द क्रैमर रूल। तो इसमें क्रैमर रूल भी पढ़ाया जाता है। सारणिक का रिप्रेजेंटेशन दो लाइनों के बीच होता है। टू स्ट्रेट लाइन हम लिखते हैं और इसके बीच अगर हम A1, A2, A3 और B1, B2, B3, C1, C2 और C3 अगर ये लिखते हैं तो यह 3/3 का यह सारणिक हो जाता है। इसका क्रम या कोटि 3 हो जाती है। जितने पंक्ति या जितने स्तंभ होते हैं उतने ही इनकी कोटि होती है। ठीक है, या क्रम होता है, ये कह सकते हैं आप, ऑर्डर उतने का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 एलिमेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एलिमेंट या अवयव। मान लीजिए A1 जो है ये क्या कहलाएगा? एलिमेंट या हिंदी में आप कहेंगे अवयव। ठीक है, अवयव कहलाएगा। ठीक, यह एलिमेंट या अवयव कहलाते हैं। यानी कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं या 9 अवयव हैं। ठीक है, ये जो क्षैतिज लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम कहते हैं पंक्ति। क्या कहेंगे? पंक्ति, या इंग्लिश में आप लिखेंगे रो। क्लियर है? तो इसमें 3 पंक्तियां हैं। A1, A2, A3 एक पंक्ति है, फिर B1, B2, B3 दूसरी पंक्ति में रखे गए हैं और C1, C2, C3 तीसरी पंक्तियों में रखे गए हैं। यानी कि इसमें पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 यह है जिसे R1, R2 और R3 के नाम से हम जानते हैं। जबकि ये जो कॉलम होते हैं ये क्या होते हैं? वर्टिकल लाइंस जो हैं, यानी कि वर्टिकल लाइंस मतलब क्या हुआ? ये स्तंभ है और यह कॉलम या स्तंभ कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है देखते हैं तो इसमें 3 स्तंभ भी मिलेंगे आपको, 1, 2, 3, यानी कि ये स्तंभ या कॉलम्स कहलाते हैं। स्तंभ या इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? कॉलम्स। ठीक है, अब इसमें भी 3 कॉलम हैं, 1, 2, 3, यानी कि C1, C2, C3 इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पंक्तियां, 3 स्तंभ, यानी कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स का ये डिटरमिनेंट या सारणिक है। क्लियर? अब जो है हम 2 अगर का लेते हैं 2/2 का, तो इसे क्या लिख सकते हैं? A1, A2, B1 और B2। यह 2 पंक्तियां हैं, इसके पास पंक्तियां कितनी हैं? 2 हैं, यानी कि पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति हो जाएगी। 2 पंक्तियां हैं और इसमें 2 स्तंभ हैं। ये जब भी बनेंगे तो वर्गाकार बनेंगे, या यह स्तंभ यानी कि यह रो होगा, ये कॉलम होगा। ठीक है, रो और कॉलम में होगा पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। ये 2/2 का है, यह 2/2 का। अच्छा, क्या 1/1 का भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये A1 या A आप कहेंगे तो 1/1 का है
लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जो है विशेष रूप में अगर अवयव के कलेक्शन को रखते हैं तो वहां पर यह सारणिक कहलाता है। इसका जो है विशेष रूप से विस्तार होता है, तो इसके विस्तार के बारे में तथा इसके और अवयव के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में, गुणों के बारे में बात बताई जाएगी। तो सबसे पहली बात तो आपने देखा डिटर्मिनेंट को किस तरह से लिखते हैं। ये जो है दो लाइन है उनके बीच एलिमेंट्स को लिखते हैं, इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं। यह वर्गाकार में होते हैं, जितनी पंक्तियां होंगी उतने ही स्तंभ होंगे, यानी कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि इनके कोफैक्टर्स और माइनर्स के बारे में। जैसे माइनर्स जो कहेंगे वह घटक होता है, यानी कि लघु घटक। तो चलिए हम माइनर्स और कोफैक्टर्स को एक्सप्लेन करते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए 3/3 में ही हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी में ये जो सारणिक दिया है इसमें माइनर्स और कोफैक्टर्स, तो यहाँ पर लघु घटक, लघु घटक यानी कि माइनर्स, माइनर या लघु घटक कहलाता है, ये होते हैं। लघु घटक क्या होता है, मान लीजिए A1 का हमें लघु घटक लेना है, तो A1 का माइनस या A1 का लघु घटक, A1 का लघु घटक, तो लघु घटक जो होगा इसका वो कितना होगा, ये हम देख लेते हैं। A1 का जो लघु घटक होगा, A1 के जिसमें यह एलिमेंट है उसके पंक्ति को, उसके कॉलम को, यानी कि स्तंभ को छोड़कर बाकी जितने बचते हैं वह एलिमेंट इसमें लघु घटक के रूप में हो जाएंगे। जैसे B1, B2, B3, यहाँ पर देखिए इन लाइन और इस लाइन को छोड़ने पर B2, B3, C2 और यहाँ C3 ये हो जाएगा। ठीक, अब जरा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो B2 C3 माइनस B3 C2 यह आ जाएगा, यह इसका लघु घटक होगा। मान लीजिए हम C2 का लघु घटक लेते हैं, तो C2 का लघु घटक यानी कि C2 का माइनस, यह जो है C2 का माइनस अगर निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, यह C2 वाले कॉलम जो ये पूरा कॉलम है और C2 वाला जो स्तंभ यानी कि क्या है रो है उनको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, A1 B1, यहाँ पर आप देखें A1 B1 और A3 B3 ये बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 B3 माइनस B1 A3, A1 B3 माइनस B1 A3 यह इसका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सहखंड या इसका क्या कहते हैं हम, कोफैक्टर्स, सहखंड या कोफैक्टर्स निकालेंगे तो सहखंड या कोफैक्टर्स में क्या होते हैं, सहखंड या कोफैक्टर्स में हम यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस के साथ इसी माइनर्स को या लघु घटक को ले लें तो वह सहखंड हो जाते हैं। अच्छा, इन्हीं दोनों का हम सहखंड निकाल कर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्लस और माइनस इसमें किस तरह से निर्धारित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको प्लस और माइनस जैसे इनके पोजीशन के अनुसार किया जाता है। 3 में है तो पहला पोजीशन प्लस होगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठवां माइनस, सातवां प्लस, आठवां माइनस और नौवां प्लस। यहाँ पर डायगोनल्स में देख लीजिए ये प्लस प्लस ही होंगे और इधर माइनस 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 होंगे। यह डिसाइड होता है कि कैसे प्लस और माइनस होते हैं, तो इनके पोजीशन के अनुसार उसे अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, और उसको और अच्छे से बताएंगे। पहले सहखंड को हम देख लेते हैं, सहखंड किस तरह से यह होता है। तो A1 का सहखंड अगर देखें, A1 का सहखंड यानी कि कोफैक्टर्स,
A1 का सहखंड या कोफैक्टर्स। ये क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए A1 जो है प्लस पोजीशन पर है, यानी कि प्लस पोजीशन ऐसे भी आप निर्धारित कर सकते हैं कि -1 पर पावर, ये पहला रो और पहला कॉलम है तो इसका 1 पोजीशन होगा, और -1 पर पावर 1 + 1, और बाकी जो है वही माइनर्स ही लिखे जाएंगे जो इन A1 के रो को और कॉलम को छोड़ देगा। B2 B3 क्या होगा, B2 B3 और C2 C2 और C3 ये होगा। और यहाँ पर -1 पर पावर 2 आप जानते हो इवन नंबर है, इसलिए ऑलरेडी वो प्लस आएगा, वही चीज से ये प्लस आया है। और यहाँ पर जो वैल्यू होगा B2 C3 माइनस C2 B3, ठीक। और यहाँ प्लस हो गया तो यही वैल्यू प्लस में आएगा B2 C3 माइनस C2 B3, यानी कि यहाँ पर कोई अंतर नहीं है A1 का सहखंड और A1 के लघु घटक में, ठीक है, वही वैल्यू आएंगे क्योंकि उसका पोजीशन प्लस का है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर यानी कि C1 या C2 का लघु घटक है, तो C2 का अगर सहखंड निकालें, C2 का सहखंड निकालें तो ये क्या हो जाएगा, -1 पर पावर C2, ये पोजीशन तीसरा रो और दूसरा कॉलम है, यानी कि रो को पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी कि इसको ऐड कर लीजिए। और यहाँ पर ये जो है आ जाएगा, क्या आ रहा है इसमें, A1 A3, देखिए A1 A3 और B1 B3, ठीक, ये होगा। आप यहाँ पर देखें C2 का सहखंड तो -3 + 2 ये होगा ही, और जो C2 का माइनस है उसी तरह से इसको निकालते हैं कि इस कॉलम और इस रो का कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, बल्कि A1 B1 जो बाकी बचे हुए एलिमेंट A3 और B3 यही लेंगे, और मैंने ले लिया है। यहाँ पर -1 पर पावर जो है ये हो गया 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 B3 माइनस B1 A3, तो -1 पर पावर 5 -1 हो जाएगा, और यहाँ A1 B3 माइनस B1 A3 ये हो जाएगा, और ये वैल्यू किसमें हो जाएगी, निगेटिव, यानी -1 मतलब माइनस ही लिखेंगे आप, और ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, इसी को सहखंड कहते हैं, ठीक है। अब वो चीज जो मैंने बनाया है प्लस माइनस प्लस, ये किस तरह से निर्धारित होता है कि आप जो है प्लस या माइनस इसका पोजीशन निर्धारण करते हैं, तो उसके लिए हम जो है यहाँ बता दे रहे हैं, सारणिक को जो है AIJ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए हम AIJ से रिप्रेजेंट करके सारणिक को बता रहे हैं, और वहां पर साइन किस तरह से उसका निर्धारण होता है या उसको मैं बता दे रहा हूं कैसे साइन को लिया जाता है। तो डिटर्मिनेंट AIJ, ठीक है, डिटर्मिनेंट AIJ अगर ले रहे हैं, मान लीजिए 3/3 का ही डिटर्मिनेंट है, तो 3/3 का किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए I जो है वह रो को रिप्रेजेंट करता है। I क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा रो यानी कि पंक्ति को रिप्रेजेंट करता है, पंक्ति को, और J यह कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कॉलम यानी कि स्तंभ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये I जो है रो को और J कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, किस तरह से आप जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, ये A11 हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम, 1 आप रखेंगे तो पहला रो और पहला कॉलम, इसमें जब आप रखेंगे तो पहला रो यानी कि I की जगह 1 और J की जगह 2 हो जाएगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा, यानी कि पहला रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। अब फिर अगर 3/3 का है तो A13 हो जाएगा, ठीक है, पहला रो तीसरा कॉलम, ठीक।
अब दूसरे रो में चले आएंगे क्योंकि इससे आगे कोई एलिमेंट हम नहीं लिख सकते क्योंकि 3/3 का है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है दूसरे कॉलम में चले आएंगे B1 यानी कि A, और A का है तो A21, ठीक। दूसरा रो पहला कॉलम, उसके बाद A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, फिर A31 यानी तीसरा रो पहला कॉलम, A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, और A33 यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम। यहाँ पर ये हो जाएगा क्लियर। अब जो है यहाँ पर देखिए इस चीज को डिटरमिनेंट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये पोजीशन भी बता देता है कौन सा, जैसे अगर हम A23 की बात करें तो वो खुद बता देगा कि हम दूसरे रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट हैं, ठीक है। यानी कि यह एलिमेंट खुद बताते हैं कि हम किस रो और किस कॉलम में हैं, पोजीशन हमारे कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर यही डिसाइड करते हैं माइनस और प्लस, ठीक। जैसे पहला एलिमेंट है तो उसका पोजीशन क्या है, 1 1 का है तो -1 पर पावर 1 + 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट प्लेस जो है -1 पर पावर 2 होगा, जो कि 1 पर -1 पर पावर 2 क्या होता है, +1 होता है, यानी कि ये प्लस रिप्रेजेंटेशन देगा, ठीक है। अब जो है आप -1 पर पावर इस पोजीशन के लिए निकाल रहे हैं तो 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा, तो -1 पर पावर क्या हो जाएगा, 3, और यह -1 होगा। उसी तरह से अगर इसका निकाल रहे हैं तो क्या होगा, -1 पर पावर 1 + 3 4, यानी कि -1 पर पावर 4, और यह +1 होगा। तो सब मिला जुला कर ये कहा जा सकता है अगर कॉलम और रो और कॉलम का योग अगर इवन आए, मतलब सम संख्या आए, तो वह पॉजिटिव होगा, उस प्लेस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर रो और कॉलम यानी कि पंक्ति और स्तंभ को मिलाकर अगर योग किया जाए और वह ऑड नंबर आए, ऑड मतलब विषम संख्या आए, तो उसका पोजीशन जो है वो माइनस होगा, उसका साइन उस पोजीशन पर माइनस होगा। उसी से ये प्लस माइनस बने हैं। आप देखिए अगर यहाँ का भी निकालेंगे आप तो -1 पर पावर 2 + 1, -1 पर पावर क्या हो जाएगा, 3, जो कि -1, देखिए आप माइनस है ना, ठीक है। उसी तरह से अगर नेक्स्ट आप करें -1 पर पावर 2 + 2 यानी कि -1 पर पावर 4, जो कि +1 है। इसी तरह से ये निर्धारित होते हुए चले जाते हैं। तो चलिए ये पूरा आपको पता हो गया। अब हम जो है इसकी वैल्यू या विस्तार बताते हैं कि किस तरह से इसकी वैल्यू निकाली जाएगी, इसको किस तरह से विस्तारित किया जाएगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आप A11 अगर रो और कॉलम दोनों तरफ से हम विस्तार इसका लिख सकते हैं या कर सकते हैं, क्योंकि अगर A11 ले रहे हैं और उसके साथ उसका कोफैक्टर ले रहे हैं तो उसका पहला जो है एलिमेंट या पहला अवयव का विस्तार हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं और उसका कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फिर तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं उसका कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इस तरह से उसके विस्तार निकल जाएंगे। लेकिन अब इसको एक फार्मूलेशन के रूप में कैसे लाएंगे, आप A11 को ले लीजिए, A11, और उसके बाद आप देखिए इस रो और इस कॉलम, ठीक है, यानी कि इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। तो A22 A33 माइनस क्या हो जाएगा, A32 इंटू A23। ये हो गया पहले एलिमेंट का विस्तार। पहला एलिमेंट लिया और वो जिस रो में है या जिस कॉलम में है उसको छोड़कर बाकी इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिए, तो ये हो गया। फिर यहाँ माइनस, क्योंकि इसका पोजीशन माइनस होता है, सेकंड आप जब लेते हैं तो वहाँ प्लस माइनस जरूर लिखते हैं,
क्योंकि माइनस में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, लघु घटक में प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो A12 ले लेंगे, A12। ठीक, अब यहाँ पर आपका ये कॉलम और ये रो छोड़ना होगा, तो बचा क्या, A21 और A33। ठीक, माइनस A31, देखिए मिडिल वाला छोड़ना है, A31 इंटू A23। ठीक, और फिर प्लस उधर देखा है नहीं, या तो हम इसे इरेज कर ही देते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। फिर यहां पर आ जाते हैं प्लस A13 और यहां पर हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। ठीक है, यह हो जाएगा, यह पूरा इसका एक्सपेंशन या विस्तार हो गया, एक्सपेंशन या विस्तार। ठीक है, इस पर कई क्वेश्चंस हैं, आप इसको लगा सकते हैं। इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाती है, इसको डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट सम क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं और इसको जो एक्सप्लेन किया गया है उससे क्वेश्चन लगाया जाए, जिससे कि इसको इस चीज का पता चले कि क्या ये जो है क्वेश्चन उसी अनुसार लगते हैं। चलिए, एक सारणी दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट हम लेते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हमें आप तक यानी कि जो वीडियो बना रहे हैं उसके पहुंचाने का जो एक मोटिव हो वो हमारा प्राप्त हो। और दूसरी बात है कि आप जो है इससे मोटिवेशनल वे कर सकते हैं, जिससे कि हम जो है पूरे लगन के साथ और पूरे मेहनत के साथ जो वीडियो बना रहे हैं उसका कुछ ये रहे कि हाँ आप देख रहे हैं, उससे लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए, और आप पेपर और पेन लेकर बैठें या कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे कि इसके साथ साथ कैलकुलेशन आप भी करें तो और अच्छा है, जिससे आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है साढ़े है और यह साढ़े दिया हुआ है, साढ़े यहाँ 147 and 258 and now 369 में आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको अवयव निकालना है। अवयव 1, 7, 6 और 7 के लघु घटक ज्ञात करें। अवयव यानी कि एलिमेंट 1, 7 और 6 आप देख रहे हो, या 1, 6 और 7 देख सकते हो। 1, 6 तथा 7 के लघु घटक ज्ञात करें तथा इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है 1, 2 और 3 के सहखंड ज्ञात करें। तो पहले हम लघु घटक ज्ञात करते हैं और उसके बाद सहखंड को हम लिखेंगे इसमें और ज्ञात करेंगे। तो लघु घटक में यानी कि माइनस हमें लेना है, तो 1 का लघु घटक, 1 का लघु घटक ये होगा। देखिए, 1 किस पंक्ति और किस स्तंभ में है। पंक्ति आपका 1, 4, 7 वाले पंक्ति में है, इनको पूरा छोड़ देंगे, और इस स्तंभ में इनको पूरा छोड़ देंगे। तो बचा क्या, 5 बचा, 8, 6 और 9। ठीक, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, 5 इंटू 9 5 इंटू 9
और -6 इंटू 8, ठीक है। 9 5 जा 45 -6 8 जा 48, और यह जो है आपका हो गया -3। यह 1 का लघु घटक -3 आ गया। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। 6 का लघु घटक 6 का लघु घटक क्या होगा? तो आप देखिए 6 वाले नंबर में जो है जहां पर एलिमेंट मिल रहा है वहां का स्तंभ ले लीजिए और वहां का पंक्ति ले लीजिए, यानी कि कॉलम और रो ले लीजिए। उसको छोड़कर बाकी कितने बचे? 1 2, यहाँ देखिए 1 2 7 8, 7 और 8। इस तरह से आप 1 इंटू 8 ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 इंटू 7, 2 इंटू 7, तो 8 -14 हो जाएगा, जो कि -6 होगा। इसका लघु घटक -6 है, ठीक है। अब जो है इसमें 7 का लघु घटक, तो देखिए 7 कहाँ है? ये यानी कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है, तो उनको छोड़ दीजिए, पहली पंक्ति छोड़ दीजिए और तीसरा स्तंभ छोड़ दीजिए, तो जो बच रहा है वो क्या है? 2 5 3 6, 2 5 3 6। और आप क्या करेंगे? 2 इंटू 6 यानी कि 2 इंटू 6 -3 इंटू 5 यानी कि 12 -15 यानी कि -3 इसका लघु घटक है। तो आप देखें स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर तीनों का लघु घटक ज्ञात हो गया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। 1 2 3 के सहखंड ज्ञात करना है, कोफैक्टर्स, ठीक है। अब आई होप आपने लिख लिया होगा इसे। अब चलिए तीसरे वाले नंबर पर। यहाँ पर यह सहखंड आप ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है इसका 1 2 तथा 3, 1 2 तथा 3 का सहखंड, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोफैक्टर्स ज्ञात करें। ठीक, अब जरा ध्यान दें आप कि 1 का कोफैक्टर्स क्या होगा? 1 का कोफैक्टर्स मतलब सहखंड, 1 का सहखंड, ये आप देखें, आप 1 देख रहे हैं पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में है, यानी कि इसका पोजीशन क्या है? 1 1 का, यानी कि -1 पर पावर 1 + 1, ये डिसाइड करेगा आपका इसका प्लस या माइनस का नेचर, ठीक है, या साइन। उसके साथ साथ यह माइनस ही होते हैं, जैसे इसका पूरा रो और इसका पूरा कॉलम छोड़ देंगे, आप जानते हैं, इसी तरह से करते आए हैं। तो 5 8 6 9, -1 पर पावर 2 जहां पर होगा तो -1 पर पावर 2 आपका पॉजिटिव ही होगा, और 5 इंटू 9 -6 इंटू 8, ठीक है, ये हो गया 5 इंटू 9 और -6 इंटू 8। जैसा आप पिछले में माइनस भी निकाले थे, तो यहाँ पर -1 पर पावर 2 यानी कि प्लस हो जाएगा, और यह 45 - 48, 6 इंटू 8 क्या होगा? 48। तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू घटकर आएगा वो -3 होगा, 45 - 48 -3। अब देखें दूसरा 2 का सहखंड, 2 का सहखंड, यह 2 का सहखंड -1 पर पावर क्या हो जाएगा? -1 पर पावर 2 का पोजीशन क्या है? दूसरा रो है तो 2 हो जाएगा, और पहली यानी कि दूसरा रो है और पहला कॉलम है, ठीक है, तो ये कॉलम 1 हो जाएगा, यानी कि 2 1, 2 + 1 ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जब आप लेंगे तो 2 और का यह रो और यह कॉलम छोड़ देंगे, तो बचा क्या? 4 7 6 9। जरा ध्यान दीजिएगा, 4 7 और 6 9, ये
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि इस रो को पूरा छोड़ देंगे, इस कॉलम को पूरा छोड़ देंगे, इस रो को पूरा छोड़ देंगे, तो बचा क्या 4 7 6 9। ये ध्यान दीजिएगा आप। तो इसका मतलब क्या है, -1 पर पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 9 जा 4 इंटू 9 -6 इंटू 7, यानी कि -1 पर पावर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 36 -42। तो -1 पर पावर 3 आप जानते हो -1 होगा, -1 पर पावर 3 क्या हो जाएगा -1 और इंटू यह 36 -42 और यह बचेगा -6। अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे -1 -6 यानी कि +6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +6। इसी तरह से आप 3 का सहखंड, तो 3 देखिए कहाँ है, 3 का सहखंड यानी कि कोफैक्टर्स निकालना है, तो -1 पर पावर, ये तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, ठीक है, यानी थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो इसका मतलब 3 + 1 हो जाएगा, ये पोजीशन 3 + 1। इसे आप आराम से या तो डायरेक्ट यहाँ पर आप जानते हो प्लस है तो प्लस लिख दो तब भी चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इस कॉलम और इस रो को छोड़ दे तो 4 7 5 8 यही हो जाएगा, 4 7 5 और 8, ठीक, 4 7 और 5 8 ये चीज होगा। और यहाँ पर -1 पर पावर 4 आप जानते हो, -1 पर पावर 4 क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा, और यहाँ 4 8 जा 32 यानी 4 इंटू 8 लिख देंगे, -5 इंटू 7 लिख देंगे, तो आप जानते हो -1 पर पावर 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि +1 हो जाएगा, एंड इंटू यहाँ पर 32 -35 यानी कि -3 इसकी वैल्यू आएगी, 1 इंटू -3 यानी कि 1 इंटू -3, जब घटाएंगे आप तो 1 इंटू -3 होगा, और 1 इंटू -3 क्या होगा -3, यह इनके आंसर हो जाएंगे। पहले का कोफैक्टर्स जो है वह -3 आया, दूसरे का +6 आया, तीसरे का -3 आया, इस तरह से यानी कि कोफैक्टर्स आप निकालेंगे, ठीक। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पहला ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कुछ क्वेश्चंस और हम लेते हैं जो इनके एक्सपेंशन के हैं, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हाँ, तो एक क्वेश्चन जो है इसके एक्सपेंशन का वो ले लेते हैं हम। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ 3 -2 1 एंड -1 2 एंड -2, और यहाँ पर है 1 -1 2 एंड -2। देखिए इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 होगी, लेकिन जब दो कॉलम या दो रो, दो पंक्ति है ना, यहाँ पर दोनों सेम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वैल्यू इसकी 0 हो जाती है। लेकिन इसको करके दिखाते हैं कि इसकी वैल्यू 0 कैसे होती है, ठीक है, बिना प्रॉपर्टी के एक्सपेंशन के द्वारा 0 कैसे होती है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। 3 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा 2 इंटू -2 यानी कि -4 एंड -2 इंटू -2 -4, तो -4 इंटू -4 यानी कि -4 इंटू माइनस यानी +4 हो जाएगा। फिर -2 है और माइनस ऑलरेडी यहाँ आता है, तो -2 यहाँ पर लिख लेंगे और इसका यह कॉलम और यह रो छोड़ देंगे, ठीक। तो क्या होगा -1 इंटू 2 यानी कि -2 माइनस माइनस +2, -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा, एंड -1 इंटू -2 यह +2 और +2 और -2 ये होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस होता है। फिर 1 यहाँ पर आ जाएगा
और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ -1 इंटू 2 -2 और -2 इंटू 1 या -1 इंटू 2 तो -2 ये +2 हो जाएगा। जहाँ माइनस है ऑलरेडी और यहाँ पर भी ब्रैकेट में माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि 3 इंटू 4 + 4 यानी 0 हो जाएगा। -4 + 4 कट गया, 0 आ गया, माइनस माइनस +2 और -2 +2 यानी कि +2 -2। जब 2 में से 2 घटेगा क्या आएगा, 0 आएगा। 1 इंटू -2 +2 ये भी घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि ये सभी 0 हो जाएंगे क्योंकि 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0। इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमने ये बताया था एक प्रॉपर्टी भी होती है डिटर्मिनेंट की कि अगर दो रो जैसे दो पंक्तियां ना, दोनों के नंबर जो है क्या है, सेम है, एलिमेंट आइडेंटिकल है, इसको कहा जाता है आइडेंटिकल, यानी कि सेम टू सेम एलिमेंट है तो उनकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो एक प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गया और आपने एक्सपेंशन से इसे प्रूफ किया, तो बहुत अच्छा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देते हैं, उसे आप सॉल्व करिएगा एज होमवर्क। क्वेश्चन होमवर्क के लिए यह सारणिक का मान निकालना है, ठीक है। 12 3 7 27 7 and 17। नेक्स्ट 36 9 and 22। 36 9 and 22 यह 3/3 का डिटर्मिनेंट या सारणिक है। तो आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना, का मान ज्ञात करें, ठीक। तो इसे आप ज्ञात कीजिएगा। डिटर्मिनेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, तो आप इसे जरूर लगाएं। और आप ध्यान दें कि एपी और जीपी दोनों जो है समाप्त हो गया है। जीपी के जो है सभी लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप वहां से देखें। और गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी का जो नोट्स है वो टेलीग्राम पर डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से है, तो उसे आप डाउनलोड करके उसका उपयोग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज इतना ही, थैंक यू।